Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Here is Rahil Ahmed and a very warm welcome to all of you. This is official YouTube channel Rahil Ahmed. We bring for you educational, motivational and interesting science lectures. Do subscribe and stay connected. Students, I hope you are doing well. Today the topic that I am going to discuss is voltaic cell. आज के इस लेक्चर के अंदर हम वोल्टाइक सेल पे बात करेंगे या इसको हम गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं। ठीक है, देखिए ओवरऑल हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे बात कर रहे हैं और उसमें से हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में जो पहला सेल था दैट इज़ इलेक्ट्रोलिटिक सेल, उस पर हमने बात कर ली थी। ठीक है, हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स को ये कहा था कि दो टाइप्स होते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स की मेन, कि एक वो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल में चेंज करे और दूसरे वो जो केमिकल को इलेक्ट्रिकल में चेंज करे। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल में चेंज करने वाले जो सेल्स थे उन पर हमने बात की, दोज वर इलेक्ट्रोलिटिक सेल, और दूसरे हैं वोल्टाइक सेल, उनके अपोजिट, इनको हम गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं। वोल्टाइक सेल आर आल्सो नोन एज गैल्वेनिक सेल। और आपको पता है कि वोल्टाइक सेल या गैल्वेनिक सेल क्या करता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है, यानी कि केमिकल्स को यूज करके इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है। तो हम ये कहते हैं कि ये क्या, इसका मेन फंक्शन क्या है, यूज टू कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो सिंपल अल्फाज में अगर हम ये कहें, केमिकल्स यूज होते हैं केमिकल्स और उनको कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिक करंट। ये मेन इसका फंक्शन है जो आपने याद रखना है कि वोल्टाइक सेल में क्या होता है, केमिकल्स यूज होते हैं और उन केमिकल से हम इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अब ओवरऑल हम इस पर बात करेंगे कि ये फंक्शन कैसे करता है। उसके लिए हम एक एग्जांपल लेंगे इसकी, दैट इज डैनियल सेल। डैनियल सेल, जैसे आपको याद हो हमने इलेक्ट्रोलिटिक सेल में इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हमने उस पर बात की थी डाउन सेल पे या नेल्सन सेल पे। तो आज इसमें हम बात करेंगे डैनियल सेल पे कि हाउ वोल्टाइक सेल गैल्वेनिक सेल वर्क्स। ये बेसिकली एक साइंटिस्ट है डैनियल, उसने फर्स्ट टाइम इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल दी थी, हमें फर्स्ट टाइम डेवलप किया था, दैट्स व्हाई इट इज नेम्ड एज डैनियल सेल। तो बेसिकली डैनियल सेल की अगर बात हो तो आपने यही चीज़ ध्यान में रखनी है कि वोल्टाइक सेल की बात कर रहे हैं या गैल्वेनिक सेल की बात कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब आपने जो पहली चीज़ याद रखनी है डैनियल सेल में, याद रखना है कि इस कंसिस्ट ऑफ 2 हाफ सेल्स। इसके अंदर 2 हाफ सेल होते हैं। ठीक है, एक होता है फॉर ऑक्सीडेशन और दूसरा होता है फॉर रिडक्शन। ये बात आपने अपने ज़हन में रखनी है कि डैनियल सेल बेसिकली 2 हाफ सेल पर मुश्तमिल होता है, एक सेल में होती है ऑक्सीडेशन, दूसरे में होती है रिडक्शन। तो ओवरऑल काम यही हो रहा होता है कि केमिकल से हम इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करते हैं। अब देखते हैं उसमें कैसे होता है, इसकी स्ट्रक्चर पे या कंस्ट्रक्शन पे बात करें। देखिए इसमें हमारे पास एक वेसल होती है जिसमें एक वेसल में जिंक सल्फेट में, एक वेसल में जिंक सल्फेट सॉल्यूशन ले लेते हैं। ठीक है, इस जिंक सल्फेट के बीच में एक रॉड जो जिंक का होता है उसको डिप कर देते हैं। ये आप याद रखिए, दिस इज 1 हाफ सेल, कि एक वेसल में जिंक सल्फेट लेकर उसके बीच में जिंक का रॉड डिप कर देंगे। ठीक है, दूसरा क्या है, इसी के साथ एक दूसरा हाफ सेल होगा जो सेम इसी तरह का होगा। ठीक है, अब उसमें क्या है, उसमें हम लेते हैं कॉपर सल्फेट CuSO4, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेकर उसके बीच में हम एक रॉड डिप करते हैं जो किसका होता है, कॉपर का होता है। ठीक है, ये 2 चीजें आपने याद रखनी है, दिस इज 1 हाफ सेल, दिस इज अनदर हाफ सेल। इसके अंदर हमने कॉपर को कॉपर सल्फेट में डिप किया हुआ है,
और यहाँ पे जिंक को जिंक सल्फेट में डिप किया है। ठीक है, ये दो हाफ शेल अलग अलग होते हैं। अब कंप्लीट सेल बनाने के लिए इन दोनों सेल्स को हम दो तरह से कनेक्ट करते हैं। एक एक्सटर्नली, यहाँ से एक इलेक्ट्रोड को दूसरे इलेक्ट्रोड के साथ थ्रू वायर हम कनेक्ट कर देते हैं। दिस इज नोन एज एक्सटर्नल कनेक्शन। इसको हम कहते हैं एक्सटर्नल कनेक्शन। This is external connection, जो किसके जरिए है? एक कंडक्टिंग वायर हमने लगाई, एक जिंक को यानी कि हमने कॉपर के साथ जोड़ दिया एक्सटर्नली, और इन साइड पे इनरली यहां से दोनों सेल्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने के लिए हम यहां एक यू शेप लगाते हैं, साल्ट ब्रिज। अब यहाँ पे ये चीज आपने याद रखनी है कि व्हाट इज साल्ट ब्रिज। साल्ट ब्रिज का क्या मतलब है? साल्ट ब्रिज बेसिकली एक जेली टाइप मटेरियल होता है जिसमें साल्ट होता है। उस जेली टाइप मटेरियल के जरिए हम इन दोनों वेसल्स को यहाँ से कनेक्ट कर देते हैं। अब यू शेप बेसिकली उसको हमने यहाँ सेंटर से तो ऊपर होती है वेसल, साइडों में उसमें लगाया होता है, डिप किया होता है, इस वजह से इसको यू शेप्ड बनाया जाता है। ठीक है, तो आपने बात यहाँ पे ये याद रखनी है कि इंटरनली दोनों सेल्स को हम साल्ट ब्रिज की मदद से कनेक्ट कर देते हैं और एक्सटर्नली एक वायर की मदद से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, अब याद रखिएगा साल्ट ब्रिज का फंक्शन। साल्ट ब्रिज का फंक्शन सिंपल, यहाँ पे तो मैं एक बात आपको बता दूं, फिर जब मैं सेल को कंप्लीट एक्सप्लेन कर लूंगा फिर उसके बाद ये आपको दोबारा से मैं क्लियर करूँ। साल्ट ब्रिज का फंक्शन याद रखिएगा कि आयंस के बैलेंस को मेंटेन रखना। इधर और इधर दोनों सेल्स में आयंस के बैलेंस को मेंटेन रखना, ये साल्ट ब्रिज का फंक्शन है। इस तरफ पॉजिटिव या नेगेटिव ज्यादा ना हो जाए, इस तरफ पॉजिटिव या नेगेटिव ज्यादा ना हो जाए। ठीक है, इस बात को मेंटेन रखना, आयंस को मेंटेन रखना, ये किसका काम है? साल्ट ब्रिज का काम है। अच्छा, अब ये सारी जब इसकी सारी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो क्या होगा? जैसे ही हम इन दोनों को एक्सटर्नली एक दूसरे के साथ कनेक्ट करेंगे तो आपने पढ़ा हुआ है कि जिंक और कॉपर की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में। आपको पता है कि जब आप एक तरफ जिंक को दूसरी तरफ कॉपर को रखेंगे तो आपको पता है कि जिंक की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है। जिंक अंडरगो ऑक्सीडेशन करेगा, जब ऑक्सीडेशन करेगा तो इट विल ऑटोमेटिकली एक्ट एज एनोड, और उसकी तरफ फिर ये क्या काम करेगा? कैथोड के तौर पर काम करेगा। अब याद रखना है कि किसने कैथोड के तौर पर काम करना है, किसने एनोड के तौर पर काम करना है, वो दोनों इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से डिसाइड होगा कि किसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, किसकी रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, वो चीज डिसाइड करेगी। तो अब ओवरऑल देखिए क्या होगा, एनोड के ऊपर जो जिंक है, जिंक मेटल इस रॉड से ऑक्सीडाइज होकर जिंक +2 की फॉर्म में सॉल्यूशन में जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन यहीं पर छोड़ेगा। इसको देखिए, यहां से जिंक के मेटल जिंक +2 की फॉर्म में ऑक्सीडाइज होंगे और इलेक्ट्रॉन यहां पर छोड़ेंगे। ये इलेक्ट्रॉन इस आउटर सर्किट के थ्रू जब उधर जाएंगे इस कैथोड पर, तो यहां से आपको पता है कि Cu+ आयन जाएंगे इधर और यहां से इलेक्ट्रॉन लेंगे, और इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ये यहां पर अटैच हो जाएंगे। तो आपके पास दूसरा रिएक्शन क्या होगा? कैथोड पर रिएक्शन ये होगा, Cu+2 takes 2 electron and become neutralized, और उस मेटल के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये ओवरऑल आपके, आप देखिए इसमें हुआ क्या। यहां से जब आपने दोनों इलेक्ट्रोड को कनेक्ट किया, आपने कोई एक्सटर्नल बैटरी का सोर्स नहीं दिया, आपने वोल्टेज सोर्स नहीं दिया, आपने एक्सटर्नल कोई भी करंट या वोल्टेज नहीं दी, जस्ट आपने जब दोनों को कनेक्ट किया तो ये रिएक्शन यहाँ से खुद हुआ। इस रिएक्शन के जरिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जनरेट हुए, और ये इलेक्ट्रॉन जब इस सर्किट में मूव करेंगे तो दैट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, दैट फ्लो ऑफ चार्जेस इज बेसिकली नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। तो इस केमिकल रिएक्शन के जरिए हमारी इस एक्सटर्नल वायर में इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो गया है। तो दैट्स व्हाई वी से
दिस इज कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये ओवरऑल मेन इस प्रोसेस का फंक्शन है कि कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अच्छा, अब आते हैं साल्ट ब्रिज के फंक्शन के ऊपर। देखिए, मैंने पहले कहा कि इट इज अ साल्ट, ये अमूमन KCl का साल्ट होता है, जेली टाइप, और आपको पता है कि KCl में K पॉजिटिव Cl नेगेटिव होता है। अब देखिए क्या है कि जब ये प्रोसेस स्टार्ट होता जाए कुछ टाइम के बाद, यहाँ पे तो हम इनकी कंसंट्रेशन आपको पता है 1 मोलर लेते हैं, 1 मोलर। अब जब जिंक आयन जाते जाएंगे तो आयन का बैलेंस क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब। क्यों कि जिंक प्लस बहुत ज्यादा अमाउंट में आ जाएगा। जब जिंक ज्यादा नीचे जाता जाएगा तो यहाँ इस साइड पर पॉजिटिव आयन ज्यादा होते जाएंगे, और दूसरी तरफ यहाँ से Cu प्लस उधर जा रहा है, यानी कि मेटल की तरफ जा रहा है, तो पीछे क्या रहते जाएंगे, सल्फेट रहते जाएंगे, ठीक है, वो नेगेटिव होते जाएंगे। तो अब साल्ट ब्रिज का फंक्शन ये होगा कि इधर इनकी अमाउंट बहुत ज्यादा ना हो जाए, इधर इसकी अमाउंट बहुत ज्यादा ना हो जाए। अगर कहीं पर डिस्टर्ब होती है, अमाउंट बढ़ जाती है, तो फिर क्या होता है कि ये क्या करता है, अपने नेगेटिव आयन को पॉजिटिव आयन वाली साइड पे मूव कर देता है। अगर फॉर एग्जांपल लेट्स से यहाँ पे जिंक प्लस आयन की अमाउंट बढ़ जाती है, तो यहाँ से Cl नेगेटिव इधर आएगा, और अगर इस तरफ सल्फेट की बढ़ जाती है तो K प्लस पोटाशियम आयन उस तरफ उस सॉल्यूशन में जाएंगे, और यूं नंबर ऑफ आयंस को, जो एक्सेस आयन होंगे, उनको क्या कर देगा, बैलेंस कर देगा। तो दैट इज द मेन फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज। आई होप ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी। अब एक लास्ट बात कि इस सेल को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, दैट इज सेल रिप्रेजेंटेशन। तो आपको मैंने लास्ट टाइम सिखाई थी सेल रिप्रेजेंटेशन। आपको पता है कि दिस इज एनोड एंड दैट इज कैथोड एंड दिस इज साल्ट ब्रिज। तो आप एक्सट्रीम कॉर्नर पे क्या लिखेंगे, जिंक, ठीक है। इस पर इसके साथ आपने यहाँ मेंशन करना है इट इज सॉलिड। एक लाइन लगा के, वर्टिकल लाइन लगा के आप इसके सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करेंगे, और वो अमूमन हम जिंक प्लस को लिखते हैं, और वो हमने कितना लिया, 1 मोलर। बीच में आप 2 वर्टिकल लाइंस लगाएंगे जो साल्ट ब्रिज को बता रहे हैं, ठीक है। उसके साथ आपके पास आ जाएगा Cu प्लस एक्वस सॉल्यूशन जो कि 1 मोलर है। यहाँ पे भी आपने साथ में एक्वस मेंशन करना है कि ये सॉल्यूशन है, और साथ में वर्टिकल लाइन और उसके साथ Cu सॉलिड फॉर्म। तो ये आपकी टोटल रिप्रेजेंटेशन आएगी इस सेल की। तो आई होप इसका फंक्शन, इसकी रिप्रेजेंटेशन और उसके साथ साथ साल्ट ब्रिज की इंपॉर्टेंस और फंक्शन आपको क्लियर होगी। स्टिल अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है इस टॉपिक से रिलेटेड, उसको आप कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू रिजॉल्व दैट क्वेश्चन। We will see you in another lecture. Till then, thank you very much.